अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ब्स के प्रकार के बारे में, मतलब उसके टाइप्स के बारे में। आपको शुरुआत में मैं उसका एक लिस्ट देख के दिखा सकता हूँ कि वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेकिन मैं वो अभी नहीं करने वाला। मैं आपको लाइन से पहले एक एक करके एक एक वर्ब्स को समझाऊंगा और उसके बाद आखिरी में उसका एक लिस्ट मैं आपको दूंगा कि वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। कि उनको समझाने के लिए कुछ अलग प्रोसेस है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं सीधा शुरुआत करता हूँ। मैं लिस्ट को आपको बाद में दूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहला वर्ब क्या होता है। वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब में, वर्ब के प्रकार में, क्रिया के प्रकार में पहला वर्ब होता है मेन वर्ब, जिसको आप लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग वर्ब नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि प्रिंसिपल वर्ब अलग होगा, लेक्सिकल वर्ब अलग होगा, ऑर्डिनरी अलग होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ब का एक ही नाम है, चाहे उसको आप मेन वर्ब कहें या फिर प्रिंसिपल वर्ब या कोई भी कहें, लेकिन ये एक ही वर्ब का नाम है। अब देखिए, आप उसको मेन वर्ब किसको बोलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है, जो उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, उसी को आप मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वाक्य है आपके पास, उस वाक्य में लगातार आपको दो तीन वर्ब दिख गए, दो तीन क्रियाएं दिख गई, तो उसमें सारी की सारी क्रियाएं हैं रहने के लिए, तो लेकिन उसमें एक मुख्य क्रिया रहेगी। उस मुख्य क्रिया को आपको पहचानना है। और आप, अच्छा, इसको जानना क्यों जरूरी है? आप नियर फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएंगे, आप प्रतियोगी परीक्षाएं दिलाएंगे, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, किसी स्कूल्स में आप जाएंगे, तो वहां पे आपसे ये सवाल जरूर किए जाएंगे। सिर्फ वर्ब को पहचानना जरूरी नहीं है या फिर उतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा आपको वर्ब्स के प्रकार को जानने के बाद ये भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब कैसा वर्ब होता है और उसकी क्या भूमिका होती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। इसलिए आप समझ लीजिए कि मेन वर्ब किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको क्या कहा कि सारी क्रियाओं को देखिए। आप एक सेंटेंस में जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को देखिए आए, और उसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वही आपका कहलाता है मेन वर्ब। तो आप देखिए सेंटेंस नंबर 1 को, ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर में कोई डायरेक्ट एक्शन तो नहीं है, कोई आदमी कोई क्रिया नहीं कर रहा है, कोई हाथ पांव से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें एक क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है? इज, जो वर्तमान में शो कर रहा है क्रिया को। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, वर्ब के बारे में जब मैं आपको समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इज एक स्टेट वर्ब है और स्टेट वर्ब आपको शो करता है कि यह जो इज है ये आपको बता रहा है कि कौन से काल में है, कौन सी अवस्था में है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये मेन वर्ब है। आपको क्यों ऐसा समझना है कि ये मेन वर्ब है? देखिए, अगर इसमें अगर दो क्रियाएं होती, तो उसमें से दो क्रियाएं होती, तो उसमें जो एक्शन वाला कार्य होता, जिसमें अगर आपको हाथ पांव हिलाना पड़ रहा है या फिर कोई दूसरा कार्य करना पड़ रहा है, तो वो आपका मेन वर्ब होता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, तो एक ही वर्ब है, इसलिए ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था पिछले वीडियो में कि ये एक स्टेट वर्ब है, तो अब ये स्टेट वर्ब था तो ये मेन वर्ब कैसे बन गया? तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपका कंफ्यूजन निश्चित रूप से दूर होगा। तो पहले आप ये देख लीजिए कि ही इज माई ब्रदर में दूसरा कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ब है, और सिर्फ एक ही वर्ब है, इसलिए यही आपका यहाँ पे मेन वर्ब की भूमिका में है। ये स्टेट वर्ब भी है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यही आपका मेन वर्ब है। चूंकि अभी हमारा फोकस है मेन वर्ब पर कि हम कौन से वर्ब को पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये एक स्टेट वर्ब भी है, स्टेटिव वर्ब भी है, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? मेन वर्ब। तो अगर इसमें दो क्रियाएं होती और उसमें अगर कोई एक्शन होता, तो वो एक्शन वाला जो सेंटेंस होता या वर्ड होता वो आपका मुख्य क्रिया होता। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास एक ही वर्ब है, तो यही आपकी मुख्य क्रिया होगी। नेक्स्ट है आपका ही इज हिटिंग द बॉल। ही इज हिटिंग द बॉल में आप देख लीजिए, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक इज हो गया और एक आपका हिटिंग हो गया। तो यहां पे आप कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस है, तो ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभा रहा है, जो भी कर रहा है। आपको ध्यान देना है मेन वर्ब पर या फिर लेक्सिकल जो प्रिंसिपल वर्ब है हमारा। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? हिट। इसमें आप एक्शन ले रहे हैं, तो कभी भी अगर आप किसी सेंटेंस में कोई एक्शन लेते हैं तो वही आपका मुख्य क्रिया होता है। तो यहां पे एक्शन क्या लिया जा रहा है? हिट करने का, मतलब बॉल को मार रहा है। तो बॉल को मार रहा है मतलब ये आपकी मुख्य क्रिया हुई। तीसरे सेंटेंस को आप देखिए, वी हैव मनी। वी हैव मनी में भी आप देख लीजिए कि आपके पास पैसे हैं, ये एक क्रिया है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने अभी जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि हैव एक पोसेशन है, मतलब एक पोसेसिव वर्ड है। तो इसमें आपको बोध कराता है कि कोई चीज़ पे आपका अधिकार है, वो आपके पास है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी अभी आपको ये बोला कि अगर किसी सेंटेंस में दो क्रियाएं एक साथ आएंगी तभी आप कहेंगे कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है या एक पोसेसिव है या जो भी है। लेकिन फिलहाल अभी एक ही क्रिया इसमें आई है, इसलिए इस सेंटेंस की मुख्य क्रिया ये हैव ही होगा। तो आपको हैव को मुख्य क्रिया के रूप में लेना है।
चौथे सेंटेंस को देख लीजिए, वी हैव प्लग्ड मैंगोज। इसमें हैव है जो एक हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभा रहा है, और यहाँ पे प्लग्ड, प्लग्ड मतलब तोड़ना, तो तोड़ने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको हाथ पांव की सहायता लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये जो प्लग है इसमें आपकी मुख्य क्रिया है। 5 को देख लीजिए, 5th एग्जाम्पल को, कि रोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेल रहा था। तो खेल रहा था, तो खेलना एक क्रिया, खेलने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है। तो इसमें 2 क्रियाएं हैं, मैं भी मानता हूं, एक वॉज है और एक प्लेइंग है। तो वॉज को आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ले सकते हैं, आपको इसको एक स्टेटिव वर्ब के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए क्या है कि प्लेइंग, तो प्लेइंग मतलब खेलना, तो इसमें वो व्यक्ति एक्टिव है, कौन? रोहन। तो रोहन खेलने का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें खेलना आपका मुख्य क्रिया होगा। 6th एग्जाम्पल को देखिए, मोहन हैज वॉन द मैच। इसमें भी आप देख लीजिए कि हैज आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह भूमिका निभा रहा है, वहां तक ठीक है, लेकिन वॉन, ये विन का 3rd फॉर्म है। विन का मतलब होता है जीतना, जिसका 3rd फॉर्म है वॉन। तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि वॉन द मैच कहने का मतलब ये होगा कि वॉन मतलब विन मतलब जीतना, तो जीतने के लिए आपको कार्य करना पड़ता है। तो ये आपकी एक एक्शन वर्ब है, मतलब ये आपकी मुख्य क्रिया है। तो यही मुख्य क्रिया कहलाएगा आपके लिए इस वाक्य में। इस सेंटेंस को देखिए, आई डिड माई वर्क। अब यहां पे मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन लेना चाहूंगा, आप यहां पे थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे। आप कहेंगे कि आई डिड माई वर्क, तो इसमें डिड तो हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मुख्य क्रिया की कैसी भूमिका निभाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिड वास्तव में डिड ही नहीं है, डिड डू से बना है। तो डू, डिड और डन। आगे मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, तो इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा, तो आप इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी वर्ब्स के बारे में डिटेल करूंगा आपको। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप डिक्शनरी खोल के देखिएगा, उसमें आपको डू नाम का एक वर्ब मिलेगा और डू के 3 फॉर्म होते हैं, डू, डिड, डन। तो उसमें से डिड का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आई डिड माई वर्क में आप देख लीजिए कि डिड क्या है, वर्ब का 2nd फॉर्म है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब की भूमिका नहीं निभा रहा है, यहाँ पे एक वर्ब है, मुख्य क्रिया है। चूंकि इसमें देख लीजिए कोई भी दूसरी क्रिया नहीं है। ये जो वर्क आप देख रहे हैं, आई डिड माई वर्क, तो मैंने अपना कार्य किया, जो भी कार्य किया उस पर इसका प्रभाव पड़ा, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। लेकिन मुख्य क्रिया क्या है इसमें? डीड, चूंकि इसमें आप कार्य कर रहे हैं, आप एक्टिव होकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा मुख्य क्रिया, मतलब प्रिंसिपल वर्ब या फिर मेन वर्ब। इसमें देखिए आई डिड नॉट बाथ, आई डिड नॉट बाथ में अब देखिए ये डिड जो है एक हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। बाथ, बाथ मतलब नहाना, मतलब ये आपकी मुख्य क्रिया है। आपने क्या नहीं किया? आपने नहीं नहाया। तो इस सेंटेंस को आप देखिए, इसमें बाथ मतलब नहाना, मतलब ये आपकी मुख्य क्रिया है और ये आपके हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में नहीं था, ये आपका मुख्य क्रिया था, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में है और ये आपकी मुख्य क्रिया है। तो कुल मिला के आप बाथ को मुख्य क्रिया के रूप में लेंगे। 9वें एग्जाम्पल देखिए, 9th को, सी गॉट एंक्सस। तो एंक्सस का मतलब होता है चिंतित। तो चिंतित में आप देखिए सी गॉट एंक्सस, मतलब वह चिंतित हो गई। गॉट का मतलब होता है होना, ये गेट का ही 3 फॉर्म होता है, गेट, गॉट, गॉट। कुछ लोग गेट, गॉट, गॉटन भी बोलते हैं, लेकिन आप गॉटन मत बोलिएगा, आप गेट, गॉट, गॉट ही बोलिए। तो सी गॉट एंक्सस मतलब वह चिंतित हो गई। तो यहां पे होना एक कार्य है, गेट मतलब होना। तो आप एक्टिव हैं, मतलब कुल मिला के मन से एक्टिव हैं, आप अपने दिमाग से एक्टिव हैं, कुछ भी आपको क्रिया कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा था कि अगर 2 क्रियाएं एक साथ आएंगी तो आप उसमें देखिएगा कि एक्शन वाले वर्ब को आप मुख्य क्रिया बनाएं, लेकिन उसमें एक्शन वाली कोई क्रिया इसमें नहीं आई है। ये आपके दिमाग से ही संचालित हो जाता है, आप मन से ही गुस्सा हो जाते हैं, मन से ही आप ठंडे भी हो जाते हैं। तो कुल मिला के इसमें एक ही क्रिया आई ना। तो गेट का 3rd फॉर्म होता है गॉट, या फिर 2nd फॉर्म भी होता है गॉट। तो यहाँ पे सी गॉट एंक्सस, यहाँ पे वर्ब के 2nd फॉर्म की भूमिका में है और यही आपका मेन वर्ब है। तो सी गॉट एंक्सस का मतलब होगा कि वह चिंतित हो गई, और यहाँ पे गेट आपकी मुख्य क्रिया है। ही बिकम एन इंजीनियर, ही बिकम एन इंजीनियर में बिकम, तो बिकम का 2nd फॉर्म होता है बिकम, है ना, बिकम, बिकम, बिकम। तो आप ये देख लीजिए कि बिकम मतलब होता है, बिकम मतलब होना या फिर बनना। तो ही बिकम एन इंजीनियर मतलब वह एक इंजीनियर बन गया। तो इंजीनियर बन गया, तो यहाँ पे कोई दूसरी क्रिया है क्या? ये देखिए एन इंजीनियर, ये तो एक ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया आपका, मतलब ऑब्जेक्ट वाला कॉलम आ गया, ये ही आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब क्या बच गया? बिकम। तो ये ना तो हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में है, ना तो स्टेट वर्ब की भूमिका में है। स्टेट वर्ब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। तो ये इज, एम, आर, वॉज, वेयर तो है नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वो तो ये है नहीं। तो कुल मिला के क्या हुआ? बिकेम। तो बिकेम एक वर्ब है और वर्ब का 2nd फॉर्म है। तो वह वह इंजीनियर बन गया। तो वह इंजीनियर बन गया या फिर वह इंजीनियर बना, तो ये इसमें सिंगल वर्ब है, तो यही आपकी मुख्य क्रिया है। अब लास्ट एग्जांपल को आप देखिए, आई एम फीलिंग बैड, मैं बुरा महसूस कर रहा हूं।
अब इसमें आप देखिए कि एक एम है, तो एम आपका, अच्छा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि आई एम फीलिंग बैड, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। और एम आपका हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में है, फील आपकी मुख्य क्रिया है। तो फील अगर आपकी मुख्य क्रिया है तो फील और एम, तो एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फील आपकी मुख्य क्रिया है। तो आप महसूस कर रहे हैं, आप, मैं जानता हूं फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आपको हाथ पांव मारना नहीं पड़ता, लेकिन आप दिमाग से एक्टिव जरूर हैं। और चूंकि इसमें दो क्रियाएं हैं, इसमें दो क्रियाएं हैं, तो एम आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और फीलिंग आपकी मुख्य क्रिया हो गई। तो इस तरह से आई एम फीलिंग बैड में फील आपका मेन वर्ब है। तो इस तरह से आपने समझा कि मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब या फिर ऑर्डिनरी वर्ब किसको बोलते हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में मैं किसी और वर्ब के बारे में आपको बताऊंगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 2 बार और देख लीजिए, और अगर उसमें भी समझ में नहीं आता है तो आप YouTube सेटिंग में जा करके वीडियो प्लेइंग की स्पीड को कम कर दीजिएगा, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगा। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में रहता नहीं कि हम क्या करें कि कोई चीज़ें समझ में आए। तो समझ में आने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल मेन वर्ब किसको बोलते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको और भी बाकी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और आई होप कि आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखेंगे ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। थैंक यू सो मच।